Hello everyone. Today we will start with Unit 2 of Interpretation of Statutes, and the name of the unit is Aids to Interpretation. आज हम लोग Aids to Interpretation के बारे में समझेंगे. An aid is a device that helps or assists for purpose of interpretation. The court has to take recourse to various internal and external aids. तो एड क्या होती है? ये एक तरह का डिवाइस होता है, हेल्प होती है जिसकी मदद से कोर्ट इंटरप्रिटेशन कर पाता है. एड्स दो तरह की होती हैं, इंटरनल एड्स एंड एक्सटर्नल एड्स. इंटरनल एड्स क्या होता है? इट मीन्स द मटीरियल्स विच आर अवेलेबल इन स्टैट्यूट itself, though they may not be a part of enactment. This includes long title, preamble, headings, marginal notes, illustrations, punctuation, proviso, schedule, transitory provisions, etc. When internal aids are not adequate, court has to take recourse to external aids. तो इंटरनल एड का वो मतलब है कि जो भी मटेरियल्स जो हमारे स्टैट्यूट के अंदर, आप इसको समझिए, जो आपके बेयर एक्ट के अंदर मिल जाए उनको हम कहते हैं इंटरनल एड्स. अगर आप अपना बेयर एक्ट खोल के देखेंगे तो उसमें आपको लॉन्ग टाइटल मिलेगा, शॉर्ट टाइटल मिलेगा, प्रीएम्बल मिलेगा, हेडिंग्स मिलेंगी, मार्जिनल नोट्स मिलेंगे, इलस्ट्रेशंस मिलेंगे, पंक्चुएशन प्रोविजंस मिलेंगे, स्केड्यूल्स, ट्रांजिटरी प्रोविजंस एक्सेट्रा. और जब भी कोई ऐसा हेल्प चाहिए हो जो कि बेयर एक्ट या स्टैट्यूट के अंदर ना मिले, तो उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल एड्स. फॉर एग्जांपल, एक्सटर्नल एड्स दे मे बी पार्लियामेंट्री मटेरियल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, रिपोर्ट्स ऑफ अ कमेटी और अ कमीशन, ऑफिशियल स्टेटमेंट, डिक्शनरी मीनिंग्स, फॉरेन डिसीजंस एक्सेट्रा. तो एक्सटर्नल एड्स इनमें से कोई भी हो सकता है और ये कोई भी आपको बेयर एक्ट के अंदर या स्टैट्यूट के अंदर नहीं मिलेगा. इन बी प्रभाकर राव एंड अदर्स versus State of Andhra Pradesh and others, AIR 1986 Supreme Court, Chennappa Reddy Justice has observed, where internal aids are not forthcoming, we can always have recourse to external aids. जस्टिस साहब ने कहा कि जब भी इंटरनल एड्स हमारे पास नहीं उपलब्ध हों तो हम हमेशा एक्सटर्नल एड्स को सहायता में ले सकते हैं. In order to discover the objective of the legislation, ताकि हम विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून की इच्छा क्या रही है ये जान पाएँ. एक्सटर्नल एड्स आर नॉट रूल्ड आउट. एक्सटर्नल एड्स को हम ओवरलुक नहीं करते हैं. दिस इज़ नाउ अ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न स्टेटरी कंस्ट्रक्शन. तो ये अब हमारे यहाँ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल के रूप में स्थापित है. अब आइए हम लोग इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन को डिटेल में समझते हैं. इनमें से पहला है टाइटल. लॉन्ग टाइटल ऑफ अ स्टैट्यूट इज़ एन इंटरनल पार्ट ऑफ स्टैट्यूट एंड इज़ एडमिसिबल एज एन एड टू कंस्ट्रक्शन. तो ये हमारे बेयर एक्ट के अंदर होता है. इट गिव्स डिस्क्रिप्शन अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्ट. इससे हमें उस स्टैट्यूट का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, वो पता चल जाता है. इट बिगेंस विथ वर्ड्स एन एक्ट टू. जब भी आप अपना बेयर एक्ट खोल करके पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ पे एक लाइन लिखी रहती है एन एक्ट टू, और आगे उसमें कुछ मैंशनड होता है मैटर. फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा लिखा है, अगर आप CRPC 1972 खोलेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर. अब ये BNSS 2023 में आप खोलेंगे तो भी ऐसे ही लिखा हुआ है. नेक्स्ट हमारा है लॉन्ग टाइटल. जब लॉन्ग टाइटल आप पढ़ेंगे बेयर एक्ट में तो उसमें लिखा होगा एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू. ये BNS की बात कर रहे हैं हम लोग. शॉर्ट टाइटल
अगर आप देखना चाहते हैं तो उसमें जो शब्द होते हैं वो कुछ ऐसे होंगे, दिस एक्ट में बी कॉल्ड। आप ध्यान से देखिएगा, बैरेट की शुरुआत में ही दोनों लाइनें मिलेंगी, एक होगा एन एक्ट टू से स्टार्ट हुई होगी और दूसरी होगी दिस एक्ट में बी कॉल्ड। तो ये जो दिस एक्ट में बी कॉल्ड वाली लाइन है ये होता है शॉर्ट टाइटल, और इससे उस एक्ट का पर्पस और रेफरेंस को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट होता है प्रीएम्बल। द मेन ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ द एक्ट आर फाउंड इन द प्रीएम्बल। तो पूरे एक्ट का जो मेन उद्देश्य है वो प्रीएम्बल में ही पता चलता है। द स्टैट्यूट इज एन एक्ट इन नटशेल। इट कंटेन्स द रीजन्स फॉर एनैक्टमेंट ऑफ एक्ट। तो एक्ट में ही उसके इनैक्टमेंट का कारण भी मैंशनड होता है। इफ़ द लैंग्वेज ऑफ एक्ट इज़ क्लियर द प्रीएम्बल मस्ट बी इग्नोर्ड। अगर मान लीजिए भाषा जो है एक्ट की बिल्कुल स्पष्ट है तो जो उसका प्रीएम्बल है उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। इन काशी प्रसाद वर्सेस स्टेट द कोर्ट हेल्ड दैट इवन दो द प्रीएम्बल कैन नॉट बी यूज्ड to defeat the enacting clauses of statute, it can be treated as a key for the interpretation of the statute. तो काशी प्रसाद वर्सेस स्टेट के जजमेंट में ये कहा गया कि यद्यपि प्रीएम्बल को आप एनेक्टिंग क्लॉजेस को डिफीट करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन आप इसको एक चाबी की तरह से इंटरप्रेट करने के लिए अवश्य ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेडिंग्स एंड मार्जिनल नोट्स। तो हेडिंग्स दो तरह की होती हैं, वन प्रीफिक्स टू द सेक्शन, एक आप देखेंगे कि सेक्शन की हेडिंग होती है, और दूसरी वाली जो है अ ग्रुप ऑफ सेक्शंस के ऊपर एक हेडिंग बना दी जाती है। तो हेडिंग इज़ टू बी रिगार्डेड एज गिविंग की टू द इंटरप्रिटेशन एंड हेडिंग में बी ट्रीटेड एज प्रीएम्बल टू द प्रोविजन फॉलोइंग दैम। तो ये एक तरह की चाबी होती है, जैसे घर के अंदर हम लोग मेन गेट पे अलग ताला लगाते हैं, फिर कमरों के अलग ताला लगाते हैं, तो ये हमारा एक की होता है ताकि हम उस सेट ऑफ प्रोविजंस में एंटर कर सकें। तो इन कृष्णैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 2005 इट वॉज हेल्ड दैट headings prefixed to sections cannot control the plain words of the provision। तो इस केस में ये ऑब्ज़र्व किया गया कि जो हेडिंग्स होती हैं प्रीफिक्स टू सेक्शन, सेक्शन के ऊपर जो लिखी होती हैं, उससे हम प्लेन वर्ड्स ऑफ द प्रोविजंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। ओनली इन केस ऑफ एम्बिग्विटी और डाउट हेडिंग्स और सब हेडिंग में बी रिफर्ड टू एज एन एड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोविज़न या कस्टमरी प्रोविज़न। तो केवल कोई कन्फ्यूजन हो तभी हम इसको रेफ़र करते हैं। इन दुर्गा ठठेरा वर्सेस नारायण ठठेरा द कोर्ट हेल्ड दैट द हेडिंग्स आर लाइक प्रीएम्बल विच हेल्प्स एज अ की टू द माइंड ऑफ द लेजिस्लेचर बट डू नॉट कंट्रोल द सब्सटेंसिव सेक्शन ऑफ द एनैक्टमेंट। तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि प्रीएम्बल जो है लेजिस्लेशन का जो माइंड है उसकी चाबी के प्रकार से हम यूज़ कर सकते, लेकिन ये उसका सब्सटेंटिव सेक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्रम में मार्जिनल नोट्स क्या होते हैं ये देखेंगे। दीज नोट्स आर इंसर्टेड एट द साइड ऑफ द सेक्शंस इन एन एक्ट and express the effect of the sections stated। तो ये आप देखेंगे कि एक्ट के साइड में कुछ नोट्स कभी कभी लिखे रहते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं मार्जिनल नोट्स। एक तरह से मार्जिन, जो साइड की मार्जिन आप लोग खींचते हैं अपनी एग्जामिनेशन कॉपीज़ में, उस तरह की कुछ लाइनों में कुछ लिखा होता है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल नोट्स। दे आर अपेंडेड मतलब जो जॉइंट होते हैं। They are appended to the articles of Constitution, have been held to constitute part of Constitution as passed by Constituent Assembly, and therefore they have been made use in construing the articles। तो संविधान की जब बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मार्जिनल नोट्स आपको देखने को मिलेंगे,
और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा पास किए गए और इसी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। इन विल्किस वर्सेस गुडविन द कोर्ट हेल्ड दैट साइड नोट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द एक्ट एंड हेंस मार्जिनल नोट्स कैन नॉट बी रेफर्ड। तो इस केस में साइड नोट्स या मार्जिनल नोट्स को मना कर दिया गया था, परंतु आज हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर इंटरनल एड में नेक्स्ट आता है डेफिनेशनल सेक्शंस या क्लॉजेस। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ डेफिनेशन इज टू अवॉइड द नेसेसिटी ऑफ फ्रीक्वेंट रिपीटिशन in describing the subject matter to which the word or expression defined is intended to apply. A definition contained in the definition clause of a particular statute should be used for purpose of the act. If no definition is provided, then general clauses act is to be followed. तो यदि definition दी गई हैं तो हम उन definitions को follow करेंगे, और मान लीजिए कि कहीं पे डेफिनेशंस नहीं दी गई हैं तो फिर हम किसी भी शब्दों का अर्थ निकालने के लिए जनरल क्लॉजेस एक्ट को फॉलो करेंगे। फिर आ जाइए इलस्ट्रेशन पे, जो कि नेक्स्ट इंटरनल एड है। दे प्रोवाइड वैल्यूएबल एड्स टू अंडरस्टैंडिंग द रियल स्कोप। तो जो वास्तविकता है, लेजिस्लेटिव का इच्छा है, उसको समझने के लिए इलस्ट्रेशन बहुत सहायक होते हैं। एग्जाम्पल, महेश चंद्र शर्मा राजकुमारी शर्मा वर्सेस राजकुमारी शर्मा AR 1996. It was held that illustrations are part of the section and help to elucidate the principle of the section. तो इस केस में ये कोर्ट ने हेल्ड किया था कि इलस्ट्रेशन सेक्शन का हिस्सा हैं और कुछ प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह से समझने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट इंटरनल एड है प्रोविजोज या सेविंग क्लॉज। द नॉर्मल फंक्शन ऑफ प्रोविजो इज टू एक्सेप्ट एंड डील with a case which would otherwise fall within the general language of the main enactment. तो इसका जो नॉर्मल फंक्शन होता है प्रोविज़ो का, ये होता है इस टू एक्सेप्ट एंड डील विद अ केस, किसी केस को डील करना, नहीं तो वो किसी और कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। इट इज़ अ क्लॉज दैट लिमिट्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन और एड समथिंग टू इट। तो ये या तो लिमिट कर सकता है किसी प्रोविज़न की एप्लीकेबिलिटी को, या उसके मीनिंग में कुछ ऐड कर सकता है। एग्जाम्पल, इन अ ट्रैफिक लॉ अ प्रोविज़न माइट स्टेट दैट द स्पीड लिमिट ऑन पर्टिकुलर हाईवे इज़ 65 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मान लीजिए कि कोई ट्रैफिक का कानून है और उसमें ये दिया गया है कि स्पीड लिमिट किसी पर्टिकुलर हाईवे पर 65 किलोमीटर पर आवर की है, तो इसका सीधा साधा मतलब है कि लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द ड्राइवर्स ऑन दैट रोड। तो वहाँ पे उस हाईवे पे जो रोड की स्पीड लिमिट है, स्पीड की रिक्वायरमेंट है, वो 65 किलोमीटर पर आवर होगी। इसी प्रकार से प्रोविजंस के 3 टाइप्स होते हैं, मैंडेटरी प्रोविज़न, डायरेक्टरी प्रोविज़न और एक्सेप्शंस। मैंडेटरी प्रोविज़न में लीगल कंप्लायंस बहुत ज़रूरी रहता है, अनिवार्य रहता है। डायरेक्टरी में नॉन कंप्लायंस में नॉट नेसेसरली लीड टू लीगल रिपरकशन। तो अगर डायरेक्टरी प्रोविज़न है तो अगर आप उसको नहीं मानते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो आपको पनिशमेंट ज़रूरी नहीं है कि होगी। एक्सेप्शंस में टू कार्व आउट स्पेसिफिक सिचुएशन वेयर जनरल रूल्स डड नॉट अप्लाई। तो एक्सेप्शंस में हम उन सिचुएशंस को अलग करते हैं जहाँ पे कि जनरल रूल अप्लाई नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इमेजिन अ न्यू सिटी ऑर्डिनेंस। मान लीजिए एक नया शहर बस रहा है और उसमें जो ऑर्डिनेंस है, रूल है, वो ये है कि बैन्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स टॉलर देन 50 फीट। तो उस शहर के अंदर 50 फीट से ऊंची बिल्डिंग्स नहीं बनेगी, ऐसा उसमें ऑर्डिनेंस में दिया हुआ है। लेकिन सेविंग क्लॉज माइट स्टेट दैट, उसमें अगर सेविंग क्लॉज है तो वो ऐसा कह सकता है दैट एनी बिल्डिंग परमिटेड ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड फॉर स्ट्रक्चर्स एक्सीडिंग 50 फीट
before new land law was passed will still be valid, allowing those buildings to be constructed despite the new height restriction. तो अगर मान लीजिए सेविंग क्लॉज ये कह रहा है कि प्री अप्रूव्ड जो बिल्डिंग्स हैं और उनकी हाइट अगर 50 फीट से ज़्यादा है तो वो वैलिड रहेंगे, बावजूद इसके कि नया ऑर्डिनेंस 50 फीट टॉल बिल्डिंग्स को बनाने से मना कर रहा है। तो ये दोस्तों होता है प्रोविजोस, ये होता है सेविंग क्लॉज। फिर आते हैं हम लोग पंक्चुएशन मार्क्स पे। तो ओनली व्हेन अ स्टैट्यूट इज़ केयरफुली पंक्चुएटेड एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट्स मीनिंग एंड वेट कैन बी गिवन टू अ पंक्चुएशन। तो यूजुअली पहले पंक्चुएशंस नहीं लगाते थे, अब लगाने लगे हैं हालांकि, लेकिन पंक्चुएशन की मदद से हम अपने एक्ट में बहुत सारी बातों को स्पेशल वेटेज दे सकते हैं। इट हेल्प्स टू क्लैरिफाई स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ स्टेटरी प्रोविजन। तो पंक्चुएशन क्योंकि ग्रामर में ज़रूरी होते हैं ताकि हम क्या कहना चाहते हैं लिखित तौर पे उसको अच्छी तरह से स्पष्ट कर पाएँ। जैसे कि आप देख सकते हैं जो सेमीकोलन होता है वो दो विचारों के बीच में सेपरेशन को स्थापित करता है। इट ऑल्सो सेपरेट्स द लिस्ट आइटम्स इन अ लिस्ट व्हेन सम ऑलरेडी कंटेन्स कॉमा। जैसे कि मान लीजिए लिखा है आई बॉट शाइनी राइप एप्पल्स, तो शाइनी राइप एप्पल्स के बीच में कॉमा है। फिर आगे लिखा है स्मॉल स्वीट जूसी ग्रेप्स, तो ग्रेप्स के बारे में है, तो एप्पल और ग्रेप के बीच में सेमीकोलन आया। उसके आगे फिर से स्मॉल और स्वीट के बीच में कॉमा लगा है, स्वीट और जूसी के बीच में कॉमा लगा है, फिर सेमीकोलन लगा के एंड 5 पीयर्स, यानी जब एप्पल को फ़र्क किया जा रहा है तो सेमीकोलन लगा रहे हैं, लेकिन एप्पल जो फ्रूट्स हैं रिस्पेक्टिव उनके जब एडजेक्टिव्स हम लोग लिख रहे हैं तो वहाँ पे कॉमा लगा रहे हैं। इसी तरह से दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं बिटवीन टू इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉजेस। एंड लाइकवाइज इफ़ यू कैन सी द एग्जांपल, आई वेंट टू मार्केट, आई बॉट न्यू ड्रेस, एंड यू कैन प्लेस अ सेमीकोलन इन बिटवीन देम। तो इस तरह से आप ग्रामर में भी, इंग्लिश ग्रामर में भी जो पंक्चुएशंस है इसके चैप्टर को कवर करते हुए इनकी इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंटरनल एड टू इंटरप्रिटेशन की डिटेल्ड लेक्चर ख़त्म हो रहा है। वीडियो 17 मिनट से ज़्यादा का हो गया है, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन समझेंगे। सो कीप लर्निंग, विश यू ऑल द लक, बाय बाय।